हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर क्लास। तो प्रीवियस लेक्चर में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ग्लाइकोलिसिस के एक इंट्रोडक्शन के बारे में। तो आज हम ग्लाइकोलिसिस को एक डिटेल्स मैनर में समझेंगे उसकी। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं एक लेक्चर ऑलरेडी जा चुका है जो इंट्रोडक्शन है। तो मैं रिकमेंड करूँगी पहले वो वीडियो देखिए ताकि आपको नेक्स्ट जो भी लेक्चर है वो आपको आसानी से समझ में आएगा। Glycolysis came from two Greek word glyc and lysis। Glyc मीनिंग है स्वीट या फिर शुगर और लाइसिस मीनिंग है स्प्लिटिंग या फिर ब्रेकडाउन। तो ग्लूकोज या फिर शुगर की ब्रेकडाउन को हम ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। तो ग्लाइकोलिसिस के पूरे पाथवे में हम देखेंगे कि ग्लूकोज कैसे ब्रेकडाउन होके इसकी जो सिंपलर फॉर्म है पायरूवेट वो कैसे फॉर्मेशन होता है। तो ग्लूकोज का जो सिंपलर फॉर्म है वो है पायरूवेट। ग्लूकोज एक 6 कार्बन का है और पायरूवेट 3 कार्बन का। इसकी पूरी ब्रेकडाउन प्रोसेस को पढ़ने को हम ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज एमेंडेन-मेयरहोफ पाथवे। एमेंडेन-मेयरहोफ एक साइंटिस्ट है जो एक पाथवे को उन्हीं के नाम से इस पाथवे का नाम एमेंडेन-मेयरहोफ पाथवे भी बोला जाता है। फिर लोकेशन की बात करते हैं। लोकेशन है इसकी साइटोसोल। तो इसकी जो पाथवे जो भी हम पढ़ेंगे पूरे प्रोसेस इसकी साइटोसोल में होती है। तो मैं थोड़े आपको बता दूं तो ये ग्लूकोज कहाँ से आया फिर कैसे हुआ उसकी थोड़ी हम स्टोरी जान लेते हैं। देखिए, जब हम खाना खाते हैं, हम माउथ से खाना खाते हैं। खाना किस फॉर्म में खाते हैं? हम फूड जब खाते हैं वो आइदर कार्बोहाइड्रेट या फिर प्रोटीन या फिर फैट, विटामिन्स ऐसे कुछ फॉर्म में जाता है। फिर ये हमारे डाइजेशन के प्रोसेस में वो जाके स्मॉल इंटेस्टाइन तक जाते जाते ये सिंपलर हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज फ्रुक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। लाइक प्रोटीन भी हमारा अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और फैट भी हमारा फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा जो फूड है वो ग्लूकोज, अमीनो एसिड और फैटी एसिड के फॉर्म में है। तो इस लार्ज इंटेस्टाइन में ये है इंटेस्टाइन जहाँ पे आपका ये सारे फॉर्म में फूड है और यहाँ पे ब्लड वेसल गया होगा। तो ब्लड वेसल यदि यहाँ पे है तो ये ग्लूकोज सारे ब्लड वेसल के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, जो भी कंपोनेंट इंटेस्टाइन में है वो ब्लड वेसल के अंदर चला जाएगा। तो ब्लड वेसल के थ्रू ब्लड अभी सारे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड को ट्रांसपोर्ट करके हमारे बॉडी में हर एक organ तक वो लेके जाता है। ठीक है, हर एक organ, हर एक टिश्यू और सेल तक ये ग्लूकोज जाके पहुंचता है। तो ये एक सेल का स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं। तो इस सेल में अभी जो ब्लड के थ्रू ग्लूकोज आया, ये ब्लड के थ्रू जब ग्लूकोज आया है ये ग्लूकोज ट्रांसफ़र हो जाएगा सेल के अंदर। और जब सेल के अंदर चला जाएगा, इस सेल में जो साइटोसोल है, ये जो फ्लूइड मटेरियल है इसे हम साइटोसोल बोलते हैं। साइटोप्लाज्म में जो फ्लूइड मटेरियल है उसे हम साइटोसोल बोलते हैं। तो इसी साइटोसोल में अभी ग्लूकोज प्रेजेंट है और ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन प्रोसेस है, जो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस है, ये अभी इसी साइटोसोल में अभी ये ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो ये मैं बता रही थी कि ग्लूकोज कैसे सेल तक आया। तो ग्लूकोज हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन के थ्रू रहा, फिर उसके थ्रू ब्लड के थ्रू आके हर एक सेल में पहुंचा। अभी सेल में जो साइटोसोल है वहाँ पे हमारा ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस स्टार्ट होगा। ये तो मैंने बता दी कि लोकेशन, ये जो पूरे प्रोसेस अब होगा आप देखेंगे तो ये पूरे प्रोसेस सेल की साइटोसोल में होती है। हर एक सेल की साइटोसोल में ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस होती है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होती है। तो इट अकर इन बोथ एरोबिक एंड अनएरोबिक कंडीशन बिकॉज इट इज़ एन ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट पाथवे। तो ग्लाइकोलिसिस के पूरे प्रोसेस में हमें ऑक्सीजन नहीं चाहिए। तो ग्लाइकोलिसिस जो फर्स्ट स्टेप है रेस्पिरेशन का, वहाँ पे एक ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट पाथवे है। तो ये अनएरोबिक ऑर्गेनिज्म हो, एरोबिक ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, ये ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस उनके बॉडी में होता ही होता है क्योंकि इसकी ऑक्सीजन का नीड नहीं है।
ठीक है। तो यहाँ इस प्रोसेस में क्या होता है ना, 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल कन्वर्ट टू 2 मोल ऑफ पायरुवेट, एक ग्लूकोज कन्वर्ट होता है, लास्ट में हमें 2 मोल ऑफ पायरुवेट देता है। तो ग्लूकोज हमारे हर एक सेल में पहुंच जाता है। फिर हर एक सेल में जाने के बाद ग्लूकोज ब्रेक होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो ये है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, और ग्लूकोज में हम एक फॉस्फेट लगा दिए हैं, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, मतलब 6 नंबर कार्बन में हम एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड किए हैं। देखिए ये है कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 एंड ऊपर वाला है 6। तो ये है 6 नंबर कार्बन, और 6 नंबर कार्बन में हम एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड किए हैं। तो ग्लूकोज में जब एक फॉस्फेट ग्रुप उसके 6 नंबर कार्बन में ऐड होता है तो उसे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बोलते हैं। और इस जो फॉस्फेट ऐड हुआ, ये फॉस्फेट कहाँ से आया, वो एक्चुअली ये फॉस्फेट एटीपी से आया। हमारे बॉडी में एटीपी होता है जो है एडेनोइन ट्राइफॉस्फेट, मतलब 3 फॉस्फेट एडेनाइन के बाद लगती है, तो इससे हम एटीपी बोलते हैं। तो एटीपी से हम एक फॉस्फेट लेके हम ग्लूकोज में डाल दिए। तो यदि एक फॉस्फेट लेके हम यहाँ पे ग्लूकोज में डाल दिए हैं तो बचा कितना फॉस्फेट ना, 2 फॉस्फेट, एडेनाइन डाइफॉस्फेट, 2 फॉस्फेट। तो इसे 2 है इसलिए उसे एडीपी बोलते हैं, एडेनाइन डाइफॉस्फेट, एडीपी। ठीक है। तो एटीपी हमारे कन्वर्ट होती है एडीपी से, और जो एक फॉस्फेट निकलता है वो फॉस्फेट जाके ग्लूकोज में 6 नंबर कार्बन में लग जाता है। रिएक्शन के करने में हेक्सोकाइनेज जो एंजाइम होती है वो हेल्प करती है। तो इस रिएक्शन में हेक्सोकाइनेज एंजाइम का बहुत मेन रोल रहती है। तो दूसरा स्टेप है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट टू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। तो यहाँ पे जो एंजाइम यूज होती है वो है फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज। आइसोमरेज एंजाइम यूज होती है। में क्या हुआ ना, ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया फ्रुक्टोज में, और कुछ नहीं हुआ, सिर्फ ग्लूकोज एक आल्डोलेज है, कन्वर्ट हो गया कीटोज में, फ्रुक्टोज में। ये है ग्लूकोज के स्ट्रक्चर, ये है फ्रुक्टोज के स्ट्रक्चर। और यहाँ पे जो एंजाइम यूज होती है वो है फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज। एक आइसोमराइजेशन रिएक्शन है जहाँ पे सिर्फ केमिकल स्ट्रक्चर का रीअरेंजमेंट होता है, ठीक है, और कुछ नहीं होता। तो आप और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिए कि जो फर्स्ट स्टेप थी ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट होने का, वो एक इरिवर्सिबल स्टेप थी। मतलब देखिए यहाँ पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हो गया तो वो दोबारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज नहीं हो सकता। पर सेकेंड स्टेप में जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है तो ये रिवर्सिबल स्टेप है, मतलब ये रिवर्स हो सकता है, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बाद में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट भी हो सकता है। तो ये ध्यान रखिए, पहली स्टेप जो थी हमारा इरिवर्सिबल स्टेप थी। तो और एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जब ग्लूकोज हमारे सेल में एंटर करता है तो पहले स्टेप हमारा यह होता है कि हम फॉस्फेट लगा देते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि एक इरिवर्सिबल स्टेप है। जब हम एक फॉस्फेट लगा देते हैं, फॉस्फेट एक आयन की तरह काम करती है, और ये हमें पता है सेल मेम्ब्रेन एक सिलेक्टेबल परमेबल मेम्ब्रेन होती है, और यहाँ पे आयन ट्रांसपोर्ट इजीली नहीं कर सकता। जैसे ग्लूकोज इजीली यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर लिया थ्रू डिफ्यूजन। सेल है, सेल में ग्लूकोज जब एंट्री किया तो यहाँ पे ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल में ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज आराम से यहाँ पे डिफ्यूजन के थ्रू सेल में ग्लूकोज ट्रांसफ़र हो गया थ्रू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ब्लड में ग्लूकोज हायर कंसंट्रेशन में था या फिर तो ये इजीली वहाँ पे ट्रांसफ़र हो सकता है। पर जब ग्लूकोज अंदर चला गया, हम ग्लूकोज में एक फॉस्फेट डाल देते हैं। जब फॉस्फेट लगा लिए तो फिर ग्लूकोज वापस ब्लड में ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन जो है हमारा वो एक सिलेक्टेबल परमेबल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन व प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारा सिलेक्टेबल परमेबल है, जो जब फॉस्फेट लगा दिए हमने तो फॉस्फेट एक आयन की तरह काम करती है। तो आयन इजीली इस मेम्ब्रेन से ट्रांसफ़र होके ब्लड के थ्रू नहीं आ सकता, इसीलिए पहली स्टेप हम फॉस्फेट डालते हैं ताकि जो भी ग्लूकोज हमारे सेल में गया वो वापस बाहर नहीं जा सके। ठीक है, यदि बाहर चला गया
तो क्या फ़ायदा? तो ग्लूकोज हम सेल के अंदर इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि सेल के अंदर सब एंजाइम्स है, ये सारे एंजाइम्स है, और इसे यूज करके हम ग्लूकोज से पायरूवेट करेंगे और उसी प्रोसेस के थ्रू हम एटीपी का प्रोडक्शन करेंगे, जो कि ये सारी प्रोसेस बाहर ब्लड स्ट्रीम में नहीं हो सकता। तो यदि वो ग्लूकोज सेल से बाहर चला जाए डिफ्यूजन के थ्रू तो कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। इसीलिए हम ग्लूकोज को एक फॉस्फेट लगा के उसे बांध देते हैं अंदर ताकि वो बाहर ना निकल सके। ठीक है, स्टेप में क्या होता है ना, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में। तो यहाँ पे क्या होता है ना, फ्रुक्टोज में हम पहले से तो एक फॉस्फेट लगा था 6 नंबर कार्बन में, अभी हम फिर से 1 नंबर कार्बन, ये है इसका 1 नंबर कार्बन, 1 नंबर कार्बन में भी और एक फॉस्फेट ऐड कर देते हैं। तो इसीलिए उसका नाम है फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, मतलब 2 फॉस्फेट हम लगा लिए हैं। आप मुझे बताएंगे कि यदि इसका नाम डाई फॉस्फेट ना हो के बिस फॉस्फेट क्यों हुआ? डाई फॉस्फेट भी तो हम बोल सकते हैं। तो जब 2 कार्बन में अलग अलग कार्बन में 2 अलग अलग फॉस्फेट लगता है तो उसे बिस फॉस्फेट बोलते हैं। यदि एक ही कार्बन में, मतलब ये यदि 6 नंबर कार्बन है, इसी कार्बन में यदि मैं 2 फॉस्फेट लगाती तो इसे मैं डाई फॉस्फेट बोलती हूँ। समझ में आया? एग्जाम्पल दे रही हूँ, यदि ये 6 नंबर कार्बन है, यहाँ पे एक फॉस्फेट पहले से लगा हुआ था, यदि इसी कार्बन पे मैं और एक फॉस्फेट लगाती तो इसे मैं डाई फॉस्फेट बोलती, एक कार्बन में 2 फॉस्फेट लगाई। पर मैं यदि ऐसा नहीं करती, यहाँ पे इस स्टेप में क्या होता है, 6 नंबर कार्बन और 1 नंबर कार्बन, 2 कार्बन में अलग अलग फॉस्फेट लगा है तो इसके लिए इसे बिस फॉस्फेट बोलते हैं। तो पहले फिर एक क्वेश्चन आता है कि यदि फॉस्फेट ऐड हुआ तो फिर ये फॉस्फेट, एक जो एक्स्ट्रा फॉस्फेट ऐड हुआ, वो फॉस्फेट आया कहाँ से? तो वैसे ही वो एटीपी से ही आया। जब एक एटीपी एडेनाइन ट्राई फॉस्फेट में था, 3 फॉस्फेट था, तो कन्वर्ट हो गया एडीपी में, 2 फॉस्फेट में, डाई फॉस्फेट में। जो एक्स्ट्रा एक फॉस्फेट निकल गया वो फॉस्फेट जाके 1 नंबर कार्बन में ऐड हो गया। तो इस स्टेप में जो एंजाइम यूज होती है वो है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। ठीक है, फिर 4th नंबर स्टेप के बारे में बात करते हैं। फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट कन्वर्ट होता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। याद रखना 3 नंबर स्टेप, जो 3 नंबर स्टेप है वो भी इरिवर्सिबल स्टेप है, पर 4 नंबर जो स्टेप है वो रिवर्सिबल स्टेप है। तो एक 6 नंबर कार्बन है। ठीक है, और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट की स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको 3 कार्बन दिखाई देगा, 1, 2 एंड 3। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट 3 कार्बन से बनाया गया है। तो इस स्टेप में हमारा 6 कार्बन कन्वर्ट हो जाता है 3 कार्बन से। तो यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है, एक छोटा फॉर्म निकलता है, जिस फॉर्म में हमारा जो बड़ा फॉर्म था 6 कार्बन का वो टूट के एक छोटा फॉर्म बन जाता है, जहाँ पे 3 कार्बन का एक कंपाउंड रहता है जिससे हम ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बोलते हैं। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट 3 कार्बन का है। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन आता है, यदि ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट 3 कार्बन का है, यदि 3 कार्बन से बनी है, तो और जो 3 कार्बन बचा वो कहाँ गया? तो वो गया डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में। तो एक्चुअली यहाँ पे इस स्टेप में क्या होता है ना, फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट टूट के ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट प्लस डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ठीक है, तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट 3 कार्बन का और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट 3 कार्बन का। तो हमें इस स्टेप में फ्रुक्टोज के बाद हमें दो मॉलिक्यूल मिलता है, एक है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, 2 है 3 कार्बन का, और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो है 3 कार्बन का। और ये रिवर्सिबल स्टेप है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ग्लिसरॉल्डिहाइड में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, याद रखना इसी स्टेप में हमें 2 मॉलिक्यूल मिला है, एक ये और एक ये। ठीक है, अभी मैं नेक्स्ट स्टेप की बात करती हूँ। अभी जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है वो कन्वर्ट होती है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में।
ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में फिर और एक फॉस्फेट लग जाता है उसका 1,3 बिस फॉस्फेट, और एक यहाँ पे फॉस्फेट लगा है, पहले से यहाँ पे एक फॉस्फेट था और अभी दूसरा फॉस्फेट लग गया है, तो इसे बिस फॉस्फोग्लिसरेट बोलते हैं। इसी स्टेप में हमें 2NAD+ कन्वर्ट होती है 2NADH में। ये याद रखना, यहाँ पे NAD+ कन्वर्ट होती है NADH में। इस स्टेप में हमें NADH मिलती है। और यहाँ पे जो एंजाइम यूज होती है वो है डिहाइड्रोजिनेज। तो मुझे आप बताइए कि जो यहाँ पे ये NADH जो लिखा है वो 2NADH लिखा है, यहाँ पे 2NADH लिखा है, क्यों 2NADH क्यों 2NADH क्यों मिलती है? क्योंकि हम पहले इस स्टेप में बात किए कि हमें दो कंपाउंड मिला, ग्लिसरॉल्डिहाइड एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। जब ग्लिसरॉल्डिहाइड कन्वर्ट होती है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में, तो यहाँ पे एक स्टेप में हमें एक NADH मिलती है। फिर जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन है, तो ये कन्वर्ट होती है फिर ग्लिसरॉल्डिहाइड में, और ग्लिसरॉल्डिहाइड फिर कन्वर्ट होती है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में। तो इस स्टेप में हमें और एक NADH मिलती है। तो फिर इसके बाद 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट होती है 3 फॉस्फोग्लिसरेट में। तो ये यहाँ पे जो एक 1 नंबर कार्बन में फॉस्फेट था वो चला गया है और सिर्फ 3 नंबर कार्बन में फॉस्फेट है, इसीलिए इसका नाम है 3 फॉस्फोग्लिसरेट। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे ATP यूज नहीं होता, यहाँ पे ATP हमारा रिलीज होता है, ATP का प्रोडक्शन होता है। ADP यहाँ पे जो फॉस्फेट गोया मिलके ATP का फॉर्मेशन करता है। उससे पहले जो हम पढ़े वहाँ पे ATP हम यूज़ करके हमें ADP मिलता था, पर इस स्टेप में हम ADP यूज़ करके ATP का फॉर्मेशन करता है। तो इस स्टेप में हमारा पहला ATP मिला है। तो यहाँ पे 2 ATP क्यों लिखा गया है? वही बात है कि ग्लिसरॉल्डिहाइड तो एक कन्वर्ट होके एक ATP देगा, फिर जब डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन कन्वर्ट होगा फिर वो भी कन्वर्ट होके और दूसरा ATP देगा। तो इसीलिए यहाँ पे आपको 2 ATP मिल जाता है। फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट होती है 2 फॉस्फोग्लिसरेट में। यहाँ पे जो 3 कार्बन में फॉस्फेट था वो यहाँ पे 2 कार्बन में फॉस्फेट आ गया है, इसीलिए इसका नाम है 2 फॉस्फोग्लिसरेट। और जब 2 फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट होता है फॉस्फोइनोल पाइरूवेट में, और यहाँ पे एक H2O का रिलीज होती है। और ये सारे स्टेप हमारा रिवर्सिबल स्टेप है। पर जो लास्ट स्टेप है जहाँ पे फॉस्फोइनोल पाइरूवेट कन्वर्ट होती है पाइरूवेट में, ये आपका देखिए ये इरिवर्सिबल स्टेप है। तो पहली जो स्टेप था वो इरिवर्सिबल था, ये लास्ट स्टेप भी इरिवर्सिबल स्टेप है, और बीच में भी एक था, आपको मैं दिखा दूंगी। तो इस स्टेप में भी हमारा ATP रिलीज होती है व ATP का प्रोडक्शन होती है। ADP को यूज करके हम ATP का प्रोडक्शन करते हैं यहाँ पे। तो हुआ क्या, तो यहाँ पे भी जो एंजाइम लगती है वो है काइनेज। तो लास्ट में आप देखिए आपको 2 पाइरूवेट मिला। आप पहले स्टार्ट किए थे एक ग्लूकोज से, देखिए 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से आप ये रिएक्शन स्टार्ट करती है। आपके पास एक ग्लूकोज था, फिर धीरे धीरे वो टूट के आपको 2 मॉलिक्यूल मिला। एक ग्लूकोज से आपको 2 मॉलिक्यूल मिला जो है ग्लिसरॉल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी, 2 मॉलिक्यूल मिला। अब फिर जब नेक्स्ट स्टेप गए, आप कन्वर्ट करते गए, तो आपको एक तो ग्लिसरॉल्डिहाइड कन्वर्ट होके आपको एक पाइरूवेट मिला, फिर डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन वो कन्वर्ट होके वही सेम प्रोसेस के थ्रू आपको फिर दूसरा एक पाइरूवेट मिला। तो लास्ट में आपको एक ग्लूकोज से आपको 2 पाइरूवेट मिलती है। ओके, एक ग्लूकोज से आपको 2 पाइरूवेट मिलती है। ग्लूकोज था वो 6 कार्बन का था, और वो कन्वर्ट होके जब पाइरूवेट हुआ वो 3 कार्बन का कन्वर्ट हुआ। 1, 2 और 3 कार्बन है। तो ग्लूकोज लास्ट में ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस के थ्रू जब कन्वर्ट होती है एक स्मॉलर कंपाउंड फॉर्म करती है जो है पाइरूवेट, और पाइरूवेट का कार्बन है 3 कार्बन का। ठीक है, अभी ये इतनी प्रोसेस हमको समझ में आया। अभी हम देखते हैं, देखिए
ये पूरी प्रोसेस की एक लिस्ट है। प्रोसेस में हम एटीपी का यूज़ करके एडीपी फॉर्मेशन किए, यहाँ पे एटीपी का यूज किए थे हमें। फिर इस प्रोसेस में भी हम एटीपी का यूज किए थे, पर लास्ट स्टेप में हम एटीपी का प्रोडक्शन किए। जब 3-फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होता है वहाँ पे भी हम एक एटीपी का प्रोडक्शन करते हैं। तो हमें 2 एटीपी यूज किए और यहाँ पे हमें 2 एटीपी यहाँ पे प्रोडक्शन हुआ, यहाँ पे भी 2 एटीपी प्रोडक्शन हुआ, क्योंकि ग्लिसरॉल्डिहाइड के माध्यम से एक एटीपी और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन के माध्यम से, यहाँ पे डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन है, माध्यम से एक एटीपी। तो हमें टोटल 4 एटीपी का प्रोडक्शन हुआ और 2 एटीपी यूज हो गए। उन्हीं में से 2 एटीपी पहले स्टेप में यूज हो गए। तो टोटल कितना एटीपी हमारा प्रोडक्शन हुआ? 4 में से यदि 2 यूज हो गए तो हमें 2 एटीपी का नेट प्रोडक्शन, हमारा 2 एटीपी का प्रोडक्शन हुआ। हमारे पास 2 एटीपी निकल के आया। ठीक है, यहाँ पे नेट रिएक्शन जो है आप यहाँ पे देख लीजिए। ग्लूकोज के साथ हम NAD प्लस ADP ये सब मिला के हमें लास्ट में 2 पाइरूवेट, 2 NADH और 2 ATP और H2O मिला। तो हमें 2 पाइरूवेट, 2 NADH और 2 ATP मिला। 2 ATP इसीलिए क्योंकि जो 4 ATP था प्रोडक्शन था और पहली स्टेप में हम 2 ATP यूज कर लिए, इसीलिए हमारे पास जो नेट ATP बचा वो है 2 ATP। इसीलिए नेट रिएक्शन पे यहाँ पे आपको 2 ATP लिखा है। 2 ATP के साथ हमें 2 NADH मिला है। फिर देखिए यहाँ पे है ATP कैलकुलेशन। अब हम ATP का कैलकुलेशन, हमें पता है एक NADH से हमें 2.5 ATP मिलता है। तो NADH जो होती है वो हमें बाद में पढ़ेंगे। जो लास्ट स्टेप हमारा है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, वह इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इसी प्रोसेस के थ्रू जब जाएगा NADH, वहाँ पे हमें एक NADH से हमें 2.5 ATP मिलेगा। तो इसे हम ध्यान में रखते हुए कैलकुलेशन करेंगे। यदि हम एक एरोबिक ऑर्गेनिज्म की बात करें जो ऑक्सीजन यूज करेगा, ये जो NADPH है वो जो 2.5 ATP में कन्वर्ट होती है, इसी प्रोसेस में उसे ऑक्सीजन चाहिए। तो NADH 2.5 ATP प्रोडक्शन करने के लिए उसे ऑक्सीजन चाहिए। तो जो एरोबिक ऑर्गेनिजम्स है जो ऑक्सीजन लेते हैं उनके इन्हेलेशन के थ्रू, वो इस प्रोसेस को कर सकते हैं, वो इस NADH को यूज़ कर सकते हैं। पर जो अनएरोबिक है, जो ऑक्सीजन यूज नहीं करते, वो NADH को यूज नहीं कर सकते हैं, वो NADH से ATP का प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए एरोबिक ऑर्गेनिज्म में जो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होता है वहाँ पे आपको टोटल 7 ATP मिल जाता है। कैसे ना? 5 ATP फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ 2 NADH। यदि 2 NADH हमें लास्ट में देखें कि हमें 2 NADH मिला है, तो 2 NADH जब ऑक्सीजन के थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में जाएगा तो कितना ATP मिलेगा? हमें पता है एक NADH में 2.5 ATP मिलता है, तो 2 NADH में कितना मिलेगा? 2.5 प्लस 2.5 इज इक्वल टू 5 ATP। तो 2 NADH में ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस के थ्रू हमें जो 2 NADH मिला, वो 2 NADH में ऑक्सीडेशन करने के बाद हमें 5 ATP मिलता है। और ये जो 2 ATP नेट कैलकुलेशन, जो नॉर्मल ATP है, जो डायरेक्ट ATP हमें ग्लाइकोलिसिस के माध्यम से मिली है, वो है 2। तो 5 प्लस 2 ATP इज इक्वल टू 7 ATP। तो टोटल हमें एरोबिक ऑर्गेनिजम्स में ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस थ्रू 7 ATP मिलता है, जो है NADH के फॉर्म के थ्रू 5 ATP, जो आगे जाके हमें ATP देगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के माध्यम से, और जो डायरेक्ट ATP मिलती है वो है 2 ATP। पर यदि हम अनएरोबिक ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन एब्सेंस होती है, तो इसीलिए वो NADH को यूज नहीं कर सकते। तो ये जो 5 ATP है वो प्रोडक्शन नहीं कर सकते, तो उनके पास ओनली 2 ATP का प्रोडक्शन होता है जो डायरेक्ट ATP है। ये जो NADH 2 मिला वो वेस्ट है,
वो अनारोबिक ऑर्गेनिज्म इसे यूज नहीं कर सकते। तो टोटल ग्लाइकोलिसिस में उन्हें 2 ATP मिलता है। ये है नेट कैलकुलेशन। आशा करती हूँ कि ये जो पूरे लेक्चर है ग्लाइकोलिसिस का, जहाँ पे हम ग्लाइकोलिसिस के बारे में पढ़े, ग्लाइकोलिसिस क्या होती है, उसकी सारी स्टेप पढ़े, उसके सारे स्टेप में जो फॉस्फेट कैसे ऐड हुआ, क्यों ऐड हुआ, वो सारी चीज़ें पढ़े। फिर लास्ट में उसके हम नेट रिएक्शन देखे और नेट ATP का कैलकुलेशन भी किए। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपके सारे डाउट क्लियर हुई होगी। यदि आपके कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।